You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं सब लोग? गुड इवनिंग सर। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एसएचएम पर, और उसके बाद डैम्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। ट्राई कर रहे हैं सब लोग? ओके। सर उसे सेंटर से पास किया ना? नहीं, made through the earth which connects any 2 points on its surface। किसी भी 2 पॉइंट्स बात बैठा सेंटर से पास करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर पर आंसर सेम आएगा ना उससे, फिर टाइम पीरियड का।
टाइम पीरियड का आंसर सेम आ रहा है क्या? नहीं सर, वो पूछ रहा हूँ कि आंसर सेम ही आएगा ना, अगर कोई 2 पॉइंट्स या सेंटर से भी पास कर रहा है तो फिर। तो अभी जो क्वेश्चन में हमारा टनल दिया गया है वो टनल कुछ ऐसा मान के चल सकते हो, लाइक दिस। इस सेंटर से भी पास हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन में सेंटर से पास होना ऐसा बोला नहीं है, तो अपन जनरल केस ही लेंगे। ये हमारा टनल है। और इसका कुछ डिस्टेंस हो सकता है। ये डिस्टेंस हम लोग कुछ स्मॉल डी या स्मॉल आर कुछ भी ले सकते हैं। क्या है टाइम पीरियड आपका? 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जीएम। आर अपॉन जीएम जीएम यार ऐसा सर, वो जीएम नीचे जी। एम। अच्छा, तो जीएम बाई आर स्क्वायर को अपन स्मॉल जी तो लिख ही सकते हैं ना, 2 पाई अंडर रूट ओवर आर को यहाँ रहने देते हैं, और ये हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जी एम बाई आर स्क्वायर इज अवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 2 पाई अंडर रूट ओवर आर अपॉन जी। इसको इससे ज्यादा बेटर है कि ऐसे लिखो, अगर ये आंसर है तो। एनीवन एल्स? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। कायदे से देखा जाए तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन, बट अगेन इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। हमारा जो टनल है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर इस सेंटर से भी पास करता तब भी टाइम पीरियड सेम ही आएगा। yes. तो ये टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, और टाइम पीरियड विल बी सेम even if the tunnel is passing through the center of the earth। इसलिए दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ये ज्यादा डिफिकल्ट है, टनल वाला जो सेंटर से पास करेगा वो थोड़ा सा रिलेटिवली कैलकुलेशन वाइज आसान होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमको पता होनी चाहिए। जैसे एक सॉलिड स्फीयर अर्थ जो है उसके इनसाइड पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी आई, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है जी एम बाई आर क्यू इंटू आर, और ये आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, और ये फील्ड इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है तो उसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी के कारण फोर्स ऐसा लगेगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो उसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड सेंटर ऐसा लगेगा। अगर यहाँ पर है तो उस पर फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ऐसा लगेगा। फिर यहाँ पर है, इस तरीके से हर बार फोर्स जो है वो टुवर्ड सेंटर लगने वाला है। तो हम लोग किसी भी एक्स डिस्टेंस पर जब पार्टिकल होगा तो उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा, और उसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा और एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में बनेगा टुवर्ड द सेंटर। बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं F1 नाम दे देता हूँ,
और इसको F2 नाम दे देता हूँ। तो F2 जो है वो हमारा टुवर्ड सेंटर लगने वाला है। सिमिलरली अगर लेफ्ट की तरफ आएगा तो उसके कंपोनेंट्स लिए जाएंगे, यहाँ भी F1 और यहाँ भी F2। तो हम देखेंगे F2 जो है वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो F2 विल एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। सबसे पहले तो हमको F2 का वैल्यू F पता होना चाहिए, फिर उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डायग्राम थोड़ा बेटर तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा सेंटर है, ये वो डिस्टेंस है D, ये हमने डिस्टेंस लिया है x, ये हमारा फोर्स है F, और इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो F इज इक्वल टू G और I जो भी इंटेंसिटी है हमारी इंटू M, वहां पर जो मास ये स्मॉल m मूव कर रहा है उस, और R स्मॉल डिस्टेंस, ये हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। दिस इज द डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस R है। चाहो तो R को निकाल सकते हो अंडर रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो। तो F हो जाएगा हमारा G कैपिटल M बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होल मल्टीप्लाइड विथ M। और जैसा हमने कहा कि सिर्फ F2 हमारे काम का है, अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लूं तो F2 कैन बी रिटन एज F cos अल्फा। अब F हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, G कैपिटल M बाई आर क्यूब इंटू R, ये हो गया है F cos अल्फा। ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें cos अल्फा अगर देखा जाए तो ये होता है x बाई आर b बाई एच। तो x अपॉन आर, जैसे ही r करोगे तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारा F2 बनेगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर क्यूब इंटू एक्स, और x ही वो डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि ये हमारा सेंटर जो है ये मीन पोजीशन है। दिस इज आवर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से x डिस्टेंस और फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू x आ गया तो कंडीशन ऑफ SHM सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन ऑफ SHM सेटिस्फाइड। फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, यही तो कंडीशन है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो जल्दी से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा F2 अपॉन M, ये हो जाएगा GM बाई आर क्यूब इंटू एक्स, और यहीं से ये ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट ओवर GM बाई आर क्यू हो जाएगा, और यहीं से टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 2 पाई आर क्यू अपॉन GM, और इसी को हम लोग 2 पाई अंडर रूट ओवर R बाई G ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने अभी इसको सिंप्लीफाई किया था ऊपर। और ये टाइम जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत बार आ चुका अब तक, और इसका वैल्यू भी हमको याद होना चाहिए। तो ये हो जाता है 84.6 मिनट। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि सो दैट मोशन ऑफ पार्टिकल mass m along this tunnel under the action of gravitational would be simple harmonic। तो ये प्रूफ कर दिया हमने फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक प्रूफ करके। अब कह रहा है हेंस डिटरमिन द टाइम दैट अ पार्टिकल वुड टेक टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर थ्रू द टनल। मतलब एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा हाफ ऑफ द मोशन, कंप्लीट मोशन का हाफ पार्ट है। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा वो t/2 लगता है।
हमारा जो टी है वो आ गया है 84.6। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू टी बाई टू, दैट इज 42.3 मिनट्स। तो ये टाइम लग जाएगा एक एंड से दूसरे एंड जाने में, और ये मोशन एसएचएम होगा, तो वो तो बात प्रूव हो ही गई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यही है कि टाइम पीरियड जो है वो सेंटर से पास करे या ऑफ सेंटर पास करे, दोनों केस में सेम ही होता है और यही होता है। इसलिए अगर मान लो हमको डेरिवेशन नहीं भी आता है तो ये टर्म तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टर्म तो कितनी बार आ चुका है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? हाँ बोलिए। सर वो हमारे सर ने एक स्टेटमेंट कही थी, वो स्प्रिंग के बारे क्या? में। हमारे एक सर ने कहा था कि द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कांस्टेंट फोर्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कांस्टेंट फोर्स जो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर हमारा टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं करता है। हाँ सही बात है, सही बात है ये। और अगर वेरिएबल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना स्प्रिंग की। हाँ वेरिएबल फोर्स में अब डिपेंड करता है कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है या नहीं। कांस्टेंट फोर्स लगने पर टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है सर। ये नहीं बताया? कांस्टेंट फोर्स अगर लगेगा तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो सकता है, एम्पलीट्यूड में फर्क आ सकता है, टाइम पीरियड इफेक्टेड नहीं होगा। नहीं सर, वो आज वो एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था जिसमें वो स्प्रिंग था और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, तो उसमें बस वो क्वेश्चन था, तो उसमें बस वो पूछना था। हाँ तो हम बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ग्रेविटेशन हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए हम लोग उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। आई होप कि यही क्वेश्चन होगा। ये एक मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इस पर चार्ज है q, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑन कर दिया E नॉट, और हमसे पूछा गया कि टाइम पीरियड क्या होगा। यही क्वेश्चन था। हाँ सर, फिर उसमें ऑप्शंस की सेम होंगी पर मीन पोजीशन बदलेंगी, ऐसा उसको वेरिएबल करके ऐसा था, तो मतलब सेम ही था। तो यहाँ अभी जो था जहां पर ब्लॉक हमने रखा था स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, पहले यही हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ करता था जहां पर अभी ब्लॉक है, लेकिन जब फील्ड ऑन हो जाएगा तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा बाई क्यू ई नॉट बाई के से। अब ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, और इसके अबाउट एसएचएम होगा। तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, मीन पोजीशन चेंज होता है, लेकिन टाइम पीरियड नहीं चेंज होता। ठीक है? चलो, अगर ऐसा हो सकता है कि मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ऐसा फंक्शन हो कि मतलब वो वेरिएबल हो पर टाइम पीरियड सेम ही हो, ऐसा जो आप देखो अगर वेरिएबल डालेंगे तब उसके बाद हम कैसा वेरिएबल होगा उस पर तो अपन कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे ना। वेरिएबल में तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी ना बच्चे। कैसे वैरी कर रहा है कोई फोर्स, हो सकता है कि एसएचएम ही ना करे, क्योंकि वेरिएबल डालने पर तो वो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू केक्स वाली बात भी तो आनी चाहिए। बात कांस्टेंट के केस में बात अलग है,
लेकिन अगर वेरिएबल डाल दिया तब तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगी, फिर हम जनरल कमेंट थोड़ा ना कर पाएंगे। सर मतलब अगर वो ई को अगर हमने कट कर दिया कि वो भी माइनस के एक्स से वैरी कर रहा है तो फिर वो ऐसे ही होगा ना। अगर हमारा ई भी के से वैरी करने लगा तब तो मीन पोजीशन वही रह जाएगा जहां पर है, तब मैं मीन पोजीशन क्यों, क्योंकि वो एक 0 है और वहां पर फोर्स 0 है, लेकिन अभी वहां पर फोर्स 0 नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के बाद, तो जहां पर फोर्स 0 होगा वो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। ठीक है सर। तो कांस्टेंट फोर्स के लगने से टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन ये अधूरा बात है, बहुत सारा बात इसके साथ लगातार आने वाला है। अब वो उन्होंने, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सीधे सीधे ये बोला होगा कि टाइम पीरियड अफेक्टेड नहीं होता है इसलिए तुम लोग इसके बारे में बॉदर ही मत। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल डाल दिया गया उसके बाद बहुत सारा कहानी में विपट आ सकता है। कांस्टेंट है तब तक ये बात हम बोल सकते हैं कि नहीं होगा कोई चीज। हाँ, उसके एम्पलीट्यूड में फर्क आता है, उसके टाइम पीरियड में ये मीन पोजीशन में फर्क आता ही है, बिना कोई डाउट नहीं है कि नहीं आता है, आता ही है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैट पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने पढ़ाया नहीं है, उस पर ज्यादा बात करके फायदा नहीं। Try this one. Again, this is also a question not from exactly simple harmonic motion, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एसएचएम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ट्राई कीजिए इसको। हाँ बताइए। सर 1/2 पाई √g/x0। √g अपॉन x0। x0। ओके, बाकी बच्चे अब इसमें हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पर है सॉलिड वुडन सिलेंडर, रेडियस r, height h is partially immersed in water, density rho। वाटर की डेंसिटी गिवन है, मैं यहाँ डेंसिटी रो ले लेता हूँ। वुडन ब्लॉक का डेंसिटी नहीं दिया हुआ, मैंने सिग्मा ले लिया। टोटल हाइट h है और रेडियस दिया हुआ है, बट हम क्रॉस सेक्शन एरिया a ले लेते हैं। जरूरत पड़ा तो a को πr² ये लिख देंगे, लेकिन a हमारा कैंसिल आउट हो जाता है तो ज्यादा जरूरत नहीं है।
अब इनिशियली एक्स नॉट पार्ट लिक्विड के अंदर है, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम ये इतना ही, मतलब वी कैन डायरेक्टली राइट वेट और बाइंड फोर्स ये बराबर है। कमल आपका सेम आंसर है? हाँ सर। बढ़िया। तो वेट जो है उसको लिख सकते हैं A इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इंटू सिग्मा इंटू जी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड A इंटू एक्स नॉट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू रो इंटू जी। यहाँ से G विल डायरेक्टली गेट कैंसिल्ड और यहाँ पर एक रिलेशन हमको मिल जाएगा A इंटू एच, और A भी चाहो तो हटा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सीधे सीधे अपने को एक रिलेशन मिल रहा है, दैट इज H इंटू सिग्मा इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू रो। अब ये सिलेंडर जो है इसको थोड़ा सा और डिप कर दिया जाए, यानी कि पानी के अंदर, और इसको बाई अ डिस्टेंस फर्दर एक्स इसको और डिप कर दिया जाए। तो जब एक से डिप करेंगे तो इसका वेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा। बाइंड फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया है तो बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा। तो हमारे दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स वेट नीचे की तरफ लग रहा है और बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर हम नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पर रिस्टोरिंग नेचर समझना है, अगर हम इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा और नेट फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। अगर हम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो बाइंड फोर्स घट जाएगा और नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये दोनों से हमको ये बात तो समझ में आ गई, रिस्टोरिंग नेचर का जो बात है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है कि इसको अगर ऊपर खींचेंगे तो नीचे जाएगा, नीचे की दबाएंगे तो ऊपर आएगा। रिस्टोरिंग नेचर है, तो माइनस साइन के बारे में बदल होने की जरूरत होगी। अब इफ द cylindrical block is further depressed by x, then वेट तो सेम रहना है, वेट तो हमारा A इंटू एच इंटू सिग्मा इंटू जी, ये दिक्कत नहीं है। जो नया बाइंड फोर्स होगा वो हमारा हो जाएगा A एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी, और उसी समय जब हम नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ बी डैश माइनस डब्ल्यू। तो एफ बी डैश क्या है? A एक्स नॉट रो जी प्लस A एक्स रो जी, हमने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया ताकि कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वेट हमारा है A एच रो जी। तो पहला अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो A सिग्मा जी और A एक्स नॉट रो जी ये दोनों बराबर है, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेट फोर्स हमारा आ जाएगा A एक्स, ये रो नहीं सिग्मा, एक्चुअली लिखने में गड़बड़ हो गया, या सिग्मा लिख दो, तो A एक्स रो जी ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहाँ दिख सकता है हमको, यही कंडीशन चाहिए। एक्सेलरेशन निकालना हो उसको हम लिख सकते हैं मास हमारा कितना हो जाएगा A इंटू एच इंटू सिग्मा, ये हमारा हो जाएगा मास, जी नहीं लिखना है, जी लगाएंगे तो वेट हो जाएगा।
मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए एक्स रो जी। अब ए से ए कैंसिल आउट, अब यहां से अगर हम देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रो जी अपॉन एच सिग्मा होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स। लेकिन यहां पर सिग्मा हमको नहीं दिया है, तो एच सिग्मा इज इक्वल टू एक्स नॉट रो ऐसा दिया हुआ है। सी, हमने जो पहला रिलेशन निकाला था उसमें एच सिग्मा का वैल्यू एक्स नॉट इंटू रो ये है, तो एच सिग्मा को एक्स नॉट रो से रिप्लेस कर दो, ये चीज थोड़ी और सिंपल हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ कि रो जी तो ऊपर रहने दो और एच सिग्मा को एक्स नॉट रो से रिप्लेस कर दो, और ये एक्स है तो रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बिकम जी बाई एक्स नॉट इंटू एक्स। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एक्स नॉट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर जी बाई एक्स नॉट। और हमको टाइम पीरियड अगर निकालना होता तो 2π/t करके निकालते, लेकिन हमको फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, तो ओमेगा को लिखते हैं 2πf इज इक्वल टू जी बाई एक्स नॉट एंड द फाइनल आंसर f इज इक्वल टू 1/2π g by x naught. This is our final answer. तो देखिए अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, मतलब हमको थोड़ा सा फ्लूइड वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो ये सब क्वेश्चन तकलीफ देंगे। और फ्लूइड हम लोग ने काफी पहले पढ़ा है और फ्लूइड के हमने वीडियोस अपलोड कर दिए यूट्यूब पर। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल जा सकता है, तो आप लोग वीडियोस वगैरह रेफर कीजिए और जैसे जैसे टाइम ही लगेगा वैसे वैसे आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। आई बात समझ में? Anyone have any confusion? Then tell me. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए ये वाला, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे देखने के लिए। ट्राई दिस वन।
ये भी थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। हाँ बताइए। सर 2 pi under root L by G. ये फ्रीक्वेंसी है। हाँ सर, सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो फिर 1 by 2 pi under root G by L. ओके, देखिए कमलार क्या है आपका? हाँ सर यही है। ओके, काफी आपका? सर सेम. गुड। देखो इस तरीके का अगर एक यूट्यूब है और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो अगर लिक्विड हम लोग डालेंगे तो दोनों में लिक्विड सेम लेवल तक रहेगा। ये तो हमने बहुत पहले ये सब बातें कर ली। लेकिन समहाउ अगर हम इसको x से नीचे डिस्प्लेस कर दें सपोज, तो लिक्विड का जो नया लेवल होगा वो यहां पर चला आएगा अगर x से हमने डिस्प्लेस किया तो, और इसमें x ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर ये x है, यहां पर प्रेशर P नॉट है और ये पॉइंट पर भी प्रेशर P नॉट है, लेकिन इस पॉइंट पर प्रेशर P नॉट तो नहीं है। ये सेम लिक्विड में सेम लेवल है और यहाँ पर प्रेशर अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा और यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस x रो और अदर 2x रो। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया और यहाँ का प्रेशर P नॉट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लिक्विड यहाँ से इसको पुश करने की कोशिश करेगा। ये लिक्विड वापस इधर आएगा और ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो फिर इधर ये पुश करेगा और ऐसे 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 होता रहेगा। तो अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कुछ देर के लिए a असाइन कर दूं, बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना फोर्स लग रहा है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है मैं उसको P1 नाम देता हूँ, जिसका वैल्यू P नॉट प्लस 2x रो जी है, और ये यहाँ पर तो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो नेट फोर्स की अगर बात की जाए, नेट फोर्स तो ये हो जाएगा P1 माइनस P नॉट इंटू A, दिस इज द नेट फोर्स। और P1 P नॉट प्लस 2x रो जी है, उसमें से P नॉट को माइनस करोगे तो ये सिंपली 2x रो जी इंटू A, यह आ जाएगा नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स जो है वो किस लिक्विड पर लग रहा है, जो लिक्विड इससे भरा हुआ है। अब देख सकते हो कि यहां से यहां तक ये जो लिक्विड है इसका लेंथ कायदे से देखा जाए तो L माइनस 2x हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम दिया हुआ है L और यहाँ के ऊपर x और x, ये x भी है और ये भी x है, तो 2x लेंथ का लिक्विड ऊपर पे पड़ा हुआ है और बाकी ये जो लेंथ है जिसके ऊपर हमने नेट फोर्स निकाला वो L माइनस 2x है। पर 2x चूंकि बहुत छोटा है इसलिए हम लोग उसको नियरली इक्वल्स टू L ले लेंगे, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन में A इंटू L इंटू रो, ये हो जाएगा मास, एंड दिस इंटू A, दिस इज एक्सेलरेशन। तो ये हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो गया। अब A और रो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो आ जाएगा 2g
बाई एल इंटू एक्स। यहां पर एक चीज, जो लिक्विड कॉलम का जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया अच्छा ए दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम एल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब ये एक लिम्ब का लेंथ है या पूरा यहां से यहां तक लिक्विड कॉलम का लेंथ है। मैंने पूरे लिक्विड का लेंथ एल लिया है, इसलिए यहाँ पर एक 2 का टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। अब यहाँ के बाद से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन एल, इसलिए ओमेगा हमारा हो जाएगा अंडर रूट ओवर 2g बाई एल, और इसी को 2 पाई एफ से इक्वेट कर देंगे तो 2g बाई एल और f इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ओवर 2g बाई एल। अब जिन बच्चों का 2 का टर्म नहीं आया है, उन्होंने क्या ये पूरा लेंथ को एल कंसिडर किया है? क्या ये बात है? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हाँ हमको जी। लेंथ भी 2l लेना पड़ेगा और ये l यहाँ पर 2l ले लेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने सॉल्व करते समय l को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इन ईच ट्यूब, ऐसा मेंशन नहीं है, तो मैंने पूरा लेंथ ही l ले लिया, इसलिए एक एक्स्ट्रा 2 का टर्म आएगा। मैं तुम लोग को कल कंफर्म कर दूंगा या फिर कि ये कायदे से क्या होना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ यही लिखा हो तो एक ट्यूब का मतलब एक लिम्ब का लेंथ लेना चाहिए या पूरा, क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि पूरा लिम्ब का ही लेना पड़ता है, 2 का टर्म आना चाहिए। बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है ये बात अच्छे से समझ लो। ये लिक्विड यहां से यहां तक हमने एल ले लिया है, इसलिए ए इंटू एल लिखा। अगर मैं एल यहां से यहां तक अलग लेता, यहां से यहां तक अलग लेता, तो यहाँ पर 2l का टर्म लिखता, ये वाला जो टर्म है, और 2 कैंसिल आउट होके जो तुम लोग का आया बिल्कुल वही आता। बट आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके लिए यही आंसर होगा। बहुत बार एल हम लोग को दोनों तरफ एल एल दे दिया जाता है, तो इसलिए भी बच्चे ये आंसर याद कर लेते हैं। बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म करूंगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर, इसे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगर उसको याद कर लोगे और उसके रिजल्ट को ध्यान में रखोगे तो उसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन हो वो हो जाएगा। इस तरीके का एक YouTube बोलो जो कि कंप्लीटली वर्टिकल नहीं है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और ये ग्राउंड लेवल पर हमने इसको ऐसा रखा हुआ है, और इस एंगल को हमने ले लिया अल्फा, इस एंगल को हमने ले लिया बीटा। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, मैंने जानबूझ के अलग अलग लिया है। और लिक्विड जो है वो दोनों में ढला हुआ है, दोनों में सेम लेवल तक ही लिक्विड होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरी बात कि लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, ये जो पूरा लेंथ है, देखो यहां पर भी पूरा लेंथ का बात कर रहे हैं, ये पूरा लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इज एल। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल आउट हो जाता है, पिछले क्वेश्चन में हुआ था। अगर स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया, लाइक
इधर या इधर, तो ये एसएचएम करेगा, टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है. इफ वी स्लाइटली डिस्टर्ब the tube, the liquid will perform SHM. Find its time period. हुआ. अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसका मैं कहूंगा आंसर याद कर लेना. वैसे तो मैं हमारे सामने इसको सॉल्व करने वाला हूँ और ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर होने वाला है जैसा ये किया था, लेकिन यहाँ पर वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमको अलग से निकालना पड़ेगा. इसका डायग्राम भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना. और ये अल्फा बीटा में, हाँ बताइए. सर 2π/√g. हाँ सर मतलब 2π के नीचे g आ रहा है अंडर रूट. यहाँ हाँ अंडर रूट में. फ्रीक्वेंसी निकाले हुए टाइम पीरियड. तो मेरा अच्छा आंसर टाइम पीरियड निकाला है मैंने. ओके ओके. तो न्यूमरेटर क्या है? सर डिनोमिनेटर √g sin अल्फा प्लस sin बीटा. न्यूमरेटर सर वो 1 है. 1. नहीं सॉरी, हाँ L. सर पता नहीं मैंने क्या लिखा, एक सेकेंड. मॉड्यूल में आंसर लिख देने से ऐसा कैसे चलेगा? तुम लोग के मॉड्यूल में लेवल 2 में शायद ये आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है. ये जो ट्यूब है इसको ध्यान से यहाँ पर समझने का जरूरत है. मैं चाहूँ तो डबल ट्यूब बना सकता हूँ, लेकिन सिंगल ट्यूब पर चीजों को समझने की कोशिश करो. चलो
डबल ही बना लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम बट ठीक है। इनिशियली लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा था, सेम। अगर मैं इसको x से नीचे डिस्प्लेस करता हूं तो ये x से ही ऊपर जाएगा। ये एक तो बात समझ में आनी चाहिए, वॉल्यूम कंजर्वेशन, क्रॉस सेक्शन एरिया चूंकि सेम होने से लिक्विड सेम डिस्टेंस से आगे जाएगा, लाइक दिस। अगर ये यहां गया तो ये ऊपर यहां जाएगा, दिस इज x, so this is also x। बट अब इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारा प्रेशर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, और जब लिक्विड को यहाँ लगाए तो यहाँ भी प्रेशर हो जाएगा P0। ये तो लिक्विड नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ का प्रेशर कैसे निकालें? तो ये थोड़ा सा, जो पिछले बार बहुत आसान था निकालना, ये एंगल हो गया बीटा और ये एंगल हो गया अल्फा। तो पहले तो यहाँ का प्रेशर P0 है, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, कितना वर्टिकली नीचे आ रहा है, ये अपने को काउंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद और कितना वर्टिकल नीचे आ रहा है, ये काउंट करना पड़ेगा। ये दोनों हाइट जो है ये अपने को देखनी पड़ेगी। जैसे ये हाइट कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन अल्फा। और ये हाइट जो है वो कायदे से ये हाइट के बराबर हो जाएगा ये, और ये हाइट है x साइन बीटा। यहाँ पर ये भी हाइट हो जाएगा x साइन बीटा। बस यही चीज अपने को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना होता है। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा, जिसको P1 बोलते हैं, तो P0 प्लस x साइन अल्फा प्लस x साइन बीटा इंटू रो इंटू जी। कल ये डायरेक्टली 2x हो गया था, अभी ये x साइन अल्फा प्लस x साइन बीटा। और यहाँ का प्रेशर P0 तो है ही। अब जैसे नेट फोर्स पिछली बार निकाला था, इस बार भी नेट फोर्स निकालेंगे। उसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम है। एफ नेट इज इक्वल टू P0 कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा x साइन अल्फा प्लस साइन बीटा रो जी इंटू ए, और ये हमारा हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है, L इंटू ए इंटू रो। तो ए रो और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, एक्स जी, ए और रो कैंसिल आउट होगा, और यहां से ए हमारा जो होगा वो हो जाएगा एक्स, और एक्स को क्यों ले रहे हैं हम लोग, एक्स को साइड रखो, जी बाई एल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ये होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स। तो ये जो ब्रैकेट का टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद तुम देखोगे बिल्कुल वही सारी चीजें हो रही हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और इसके बाद टाइम पीरियड तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाई जी साइन अल्फा प्लस साइन। अब ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया। वेरिएशंस इसमें भी डाल सकते हैं। बहुत बार बच्चे ये आंसर रट के जाते हैं और वहां पर एग्जाम में जाने के बाद ये अल्फा और बीटा जो एंगल है उसको चेंज कर देता है। क्या करेगा, हमारा वर्टिकल ये वाला जो लाइन है इससे अल्फा दे देगा, इसे दे देगा θ1, इसे दे देगा θ2। अब चूंकि यहाँ पर जो साइन है θ1 के टर्म्स में अगर अल्फा को लिखना चाहे तो ये जो अल्फा हमने यहाँ लिया था, तो
अल्फा कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा 1। उसी तरह से ये जो बीटा हमने लिया था, ये बीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर तुम अल्फा और बीटा को रिप्लेस करोगे थीटा के टर्म्स में, तो यही एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाई जी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो एक छोटा सा चेंज और क्वेश्चन का पूरा आंसर बदल गया। तो ये वो जनरली करते हैं कि बच्चा रट्टा मार के जाता है, आंसर होता है साइन अल्फा होता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। तो मैं भी यही कहूंगा कि तुमको डेरिवेशंस नहीं याद रखना। डेरिवेशन डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, एग्जाम में हमको ये करने का जरूरत है, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि ये एंगल से दिया जाए तब साइन लेना है। अगर वर्टिकल लाइन से दिया है तो हमको कॉस लेना पड़ जाएगा, या फिर हम याद कर रहे हैं फॉर्मूला, तो अल्फा बीटा ग्राउंड्स के साथ, ये पूरा डायग्राम के साथ हम इस फॉर्मूले को याद, ना कि अल्फा बीटा कौन सा एंगल नहीं है, वो वर्टिकल से थे, हॉरिजॉन्टल के से थे, सब में हम साइन अल्फा लिखे जा रहे हैं, तो गड़बड़ होते हैं। और दिक्कत ये है कि जो बच्चा जिसको ये नहीं आता है उसको तो सिर्फ 0 मिलेंगे, क्योंकि उसको नहीं आता वो छोड़ देगा। लेकिन जिसने आधा अधूरा पढ़ के गया है उसके लिए तो साइन अल्फा भी ऑप्शन में है और कॉस अल्फा भी ऑप्शन में है। कहाँ तो उसको 0 मिलने चाहिए थे, वो -1 लेके चला आएगा, वो 1 नंबर और कम हो गया उसका। तो उस तरह के केसेस में पढ़ने वाले बच्चों के कम हो जाते हैं। उसने पढ़ाई की बट अधूरी की। अब अधूरी पढ़ाई करने से तुम, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसे भी पीछे होने का तुम्हारा गुंजाइश है, क्योंकि वो तो अटेम्प्ट नहीं करेगा वो क्वेश्चन, और तुम करोगे और चांसेस है कि तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए जब पढ़ाई करनी है तो अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी है, आधा अधूरा काम चलेगा नहीं। जब भी हम याद रखते हैं तो उसका पूरा, कि मतलब अगर कहीं थोड़ा बहुत चेंज करने के भी बात बने तो अपन उसको रियलाइज कर ले। ऐसा नहीं कि सर ऐसा तो फॉर्मूला था, अब इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस थोड़े अलग हट के क्वेश्चंस हैं। नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा हर चैप्टर में ही ये क्वेश्चन आता ही है, और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बहुत सारे। बट मैं अभी जल्दी से आप लोग को डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन इसके बारे में बता देता हूँ क्या है, और इक्वेशंस और इसके रिजल्ट्स क्या है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। देखो हम लोग जो अभी तक ऑसिलेशन पढ़े हैं वो नेचुरल ऑसिलेशन है। हम लोग ने अभी तक जो भी ऑसिलेशन पढ़ा है वो नेचुरल ऑसिलेशन। नेचुरल ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देखोगे तो समझ में आएगा। नेचुरल ऑसिलेशन में हमारा जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वो ऑसिलेट करता रहेगा। कायदे से एक स्प्रिंग ब्लॉक, अगर ये एक स्प्रिंग ब्लॉक है और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है हमने, और एक बार अगर इसको कॉम्प्रेस करके या एक्सपैंड करके छोड़ दिया तो ये इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। सिमिलरली एक पेंडुलम है और उसको हमने एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, टाइम तक ये ऑसिलेट करते रहना चाहिए। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हम देखेंगे धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और फाइनली वो पेंडुलम रुक जाता है, फाइनली ये ब्लॉक रुक जाता है। तो इस तरह से जो रियल लाइफ के ऑसिलेशंस होते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, ये क्यों हो रहा है? देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी।
अलग अलग तरीके से लॉस होता है, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, एयर ड्रैग के कारण, फ्रिक्शन कितना भी कम करेंगे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगता है उसके कारण। और ये सब जो चीजें हैं इसको बोलते हैं डैम्पिंग। बेसिकली वो क्या करती हैं, जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको सीज करती है, रोकती है, और धीरे धीरे वो जो एनर्जी जो सिस्टम को हमने दी थी वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म से डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिस्टम से निकल जाती है, और सिस्टम क्या होता है, फाइनली रेस्ट में आ जाता है। तो रियल लाइफ में जितने भी ऑसिलेशन है वो सब डैम्प्ड ऑसिलेशन। नेचुरल ऑसिलेशन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम चाहे कितना भी मिनिमाइज करें एनर्जी का लॉस जीरो नहीं कर सकते। हो सकता है कि बहुत कम लॉस है तो 4 दिन तक ऑसिलेशन चलेगा, ज्यादा लॉस है तो 2 ही दिन हो जाएगा, और ज्यादा है 1 ही दिन में रुक जाएगा, 2 घंटे में रुक जाएगा। एक सिंपल ईडी करंट करके एक कॉन्सेप्ट है, क्लास 12 में हम लोग इसको पढ़ते हैं, और ये लैब में अवेलेबल होता है। ये एक मैग्नेट है, और एक हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग में एक मेटल की प्लेट, सर्कुलर डिस्क टाइप का, ये बांध के और इसको ऑसिलेट कर रहे हैं। ये इस तरह से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। जब तक मैग्नेट नहीं रखेंगे तो ये काफी लंबे समय तक ऑसिलेट करेगा, लेकिन जैसे ही हमने एक मैग्नेट इसके सामने रख दिया और इसको ऐसा कर दिया कि ये इसके बीच से जाए, तो मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जैसे ही मैग्नेट रखेंगे ये देखेंगे तुरंत रुक जाएगा, झटके से रुक जाएगा। अगर मैग्नेट नहीं रखेंगे तो ये बहुत देर तक ऑसिलेट करता करता धीरे धीरे रेस्ट में आएगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेट के बीच में अगर इसको रख दोगे बिना किसी टच के, और ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट, तुरंत रुक जाएगा, और इसी को बोलते हैं डैम्पिंग। और इसका बहुत जगह काम आता है डैम्पिंग, रेलवे ब्रेकिंग सिस्टम में भी इसका काम आता है, ईडी करंट्स बोलते हैं इसको। तो मैं ईडी करंट से बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो क्लास 12 का टॉपिक है। डैम्पिंग बहुत जगह होती है। सिंपल पेंडुलम का भी एग्जांपल लो, अपने घर में कोई भी एक बॉब स्टोन स्ट्रिंग में बांध के और कहीं से लटका के उसको डिस्प्लेस कर दो, आधे घंटे के अंदर वो रुक जाएगा, जबकि कायदे से उसको इनफाइनाइट ऑसिलेट करना चाहिए। ये सब जो रीजंस है वो है डैम्पिंग। तो रियल ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, नेचुरल ऑसिलेशन हो नहीं सकता। और ये क्यों होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। बट हमको रियल लाइफ में भी नेचुरल ऑसिलेशन चाहिए। हमको जैसे पेंडुलम वाली घड़ियां होती है, तो जब तक उसके अंदर बैटरी है तब तक तो पेंडुलम को चलते रहना है, बिना बैटरी के तो चलेगा नहीं। तो बैटरी हमने डाला, इसका मतलब हमने क्या किया, एक सोर्स प्रोवाइड कर दिया, फोर्स्ड वाइब्रेशन। The second variety is called forced vibration. मैंने देखा कि जितने भी अपने रियल लाइफ है वो सब डैम्प्ड ऑसिलेशन, सब में एनर्जी का लॉस हो रहा है। लेकिन हमको इस एनर्जी के लॉस को कॉम्पेंसेट करना है। फॉर एग्जाम्पल सोचो 10 जूल हमने एनर्जी दी, और 1 ऑसिलेशन में हमने समहाउ फिगर आउट किया 1 जूल एनर्जी खत्म हो जाएगी। हम 1 जूल एनर्जी उसको वापस दे दिए, फिर से 10 जूल हो गया, फिर से 1 जूल खत्म होगा, फिर से 1 जूल दे देंगे। तो ये जो हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पेरियोडिकली, ताकि उसका जो मोशन है वो रुके ना, उसको बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। वी अप्लाई सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि कॉम्पेंसेट करता है जो भी लॉस है उसको। इन सबके डिफरेंशियल इक्वेशन
और बहुत सारा बात है, मैं इक्वेशंस को भी इग्नोर कर रहा हूं, पहले तुमको बात समझ में आ जाए बहुत है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? फोर्स्ड वाइब्रेशन। और फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। जाता है रेजोनेंस। ये तब होता है कि जब फोर्स्ड वाइब्रेशन, जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी किसी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो वो रेजोनेट करता है, उसी एम्पलीट्यूड से वेरी लॉन्ग टाइम तक वो ऑसिलेट करता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस, और ये बहुत जगह आता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वेव मोशन। हाँ बोलो। सर उसी एम्पलीट्यूड से नहीं होगा ना रेजोनेंस का? से हम नहीं बोल रहे हैं, बोलने का मतलब है कि हमारा जो नया एम्पलीट्यूड होगा, देखो अगर हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो एम्पलीट्यूड कम। अगर हमने ऐसा फोर्स लगा दिया जो एनर्जी को कॉम्पेंसेट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैच हो गई, तो फिर वो उसी एम्पलीट्यूड से तक ऑसिलेट करता रहेगा, फिर एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एनर्जी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा एनर्जी। एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जितना ए बड़ा होगा उतना ही एनर्जी बड़ी होगी। तो अगर हमने जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतनी ही पीरियडिक फोर्स लगाने का बात कर दिया, हो सकता है एक कांस्टेंट रह जाए, उसी एम्पलीट्यूड से वो पूरे टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा। आई बात समझ में? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा रेजोनेंस में, ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन कांस्टेंट मतलब रह सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी, उससे कम एम्पलीट्यूड पर भी वो ऑसिलेट करता रह जाए पूरे टाइम तक, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि हम कैसा फोर्स्ड वाइब्रेशन, कितना फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सारी बात समझ में? एम आई क्लियर? किसी को कोई और डाउट है तो तुम लोग पहले उसको क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। तो अगर कोई डाउट है तो यू कैन मेक इट क्लियर। इसके बाद हम इक्वेशंस पर जाएंगे। तीनों डेफिनेशन सबको क्लियर होने चाहिए। नेचुरल ऑसिलेशंस क्या है? इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बॉडी इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता है, कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। डैम्प्ड ऑसिलेशन, रियल लाइफ के सारे ऑसिलेशन डैम्प्ड है, एनर्जी का लॉस होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है, धीरे 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 एनर्जी लॉस हो जाती है, ऑसिलेशन सीज हो जाता है। उसके बाद है फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में जैसा मैंने बताया, हम नहीं चाहते कि वो डैम्प्ड ऑसिलेशन रुके, तो पेरियोडिक फोर्स लगाना पड़ेगा, और पेरियोडिक फोर्स लगाने के लिए हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, और जैसा हम फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो फिर लंबे समय तक ऑसिलेट करेगा। और अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बॉडी की है
उसके साथ पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन। डेफिनेशंस मैं आपको ऑलरेडी लिख के भेज दूंगा, मैं अभी डेफिनेशंस आपको नहीं दे रहा। डेफिनेशंस आपने पढ़े हैं, कब बात था, और इसकी वो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि इक्वेशंस इसके डिफिकल्ट। जैसे पहले मैं डैम्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन लिखूं, डैम्ड ऑसिलेशन, इसमें डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वैसे तो बहुत तरह की डैम्पिंग होती है, लेकिन हम लोग डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड अपोजिट टू इट। वेलोसिटी का अपोजिट लगता है, इसलिए डैम्पिंग फोर्स को हम लोग माइनस बी भी लिखते हैं। बी को बोला जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट। और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन। अब जब तुम नेट फोर्स का एक्सप्रेशन लिखोगे एफ नेट, तो हो जाएगा माइनस के एक्स, ये तो था ही, माइनस बी भी। और यहां से m टाइम्स d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस, और अदर माइनस के एक्स माइनस बी टाइम्स dx बाई dt। अब ये जो टर्म को तुम लेके आओगे तो ये हो जाएगा m टाइम्स d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx बाई dt plus kx is equals to 0. Now this is again a very huge differential equation, और इसका भी सॉल्यूशन हमारे लेवल पर बड़ा मुश्किल है। अगर तुम नेचुरल ऑसिलेशन जो पहले हमने किया था SHM, उसका इक्वेशन थोड़ा सा रिकॉल करो तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस kx ये 0 था। हमने इसको भी सॉल्व नहीं किया था, हमने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दे दिया था। तो इसको भी बिल्कुल भी हम लोग सॉल्व नहीं करना है, वी सिंपली रिमेंबर द रिजल्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू t साइन ओमेगा डैश t प्लस 5। अब यहां पर तुम देखोगे जो पहले हमारा सीधे सीधे a आ रहा था, यहां पर वो एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग टर्म है, टाइम का फंक्शन। मतलब इसका ग्राफ अगर एम्पलीट्यूड का ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल x का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ पहले 5 के लिए 0, तुम देखोगे तो ऐसा ऐसे करते थे। अभी ये क्या होगा, इस तरह से ये कम होता होता फाइनली 0 पर आ जाएगा। The amplitude will keep on decreasing, exponentially decreasing like this. This is our x versus t graph. अगर ये नॉर्मल ऑसिलेशन होता, जैसे यहां पर हम लोग को याद हो x वर्सेस t का ग्राफ जो हम लोग ने बनाया था वो बिल्कुल बराबर था पूरे टाइम, ये पिक सारे बराबर थे। लेकिन यहां पर ये डिक्रीज होता जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये टर्म e to the power minus b by 2m into t, so the amplitude is keep on reducing.
और ये ओमेगा डैश क्या है? तो ओमेगा डैश ये पहले अंडर रूट ओवर के बाई एम होता था, इस बार ये के बाई एम बी बाई 2m का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके का ये हमारा वैल्यू होता है। तो ये आप याद रखिए, ये दोनों रिजल्ट ये डिराइव तो कर नहीं पाओगे, ये तो डेरिवेशन हमारे लेवल पर है ही नहीं। इवन इंजीनियरिंग के भी बच्चों को इसको डेरिवेशन नहीं कराया जाता। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ह्यूज टू सॉल्व। इसलिए हमको ये दोनों रिजल्ट रट्टा मार याद करने पड़ते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीजिंग होता है, ये चीज हमको समझ में आना चाहिए। और एनर्जी की बात की जाए, सपोज तो जैसे एसएचएम में एनर्जी हम लोग लिखते थे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ना ओमेगा की जगह ओमेगा डैश डालना पड़ेगा और ए की जगह ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो डालना पड़ेगा। तो कायदे से एनर्जी इफ यू राइट सो हाफ एम ओमेगा डैश स्क्वायर एंड ए की जगह लिखना पड़ेगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m t का होल स्क्वायर। You will see it is also going to be a function of time and it will exponentially decrease to 0. इसको चाहो तो थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हो, हाफ एम ओमेगा डैश स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल आउट होके ई टू द पावर माइनस बी बाई एम इंटू टी। अब ये सब जो टर्म बड़े बड़े दिख रहे हैं इनको एक बार स्थिर मन से याद करना पड़ता है। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसी इक्वेशन के कारण ये पूरा पार्ट ही छोड़ देते हैं। शायद ये पार्ट हट चुका है, इस बार शायद डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं था। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ऐड होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में है और आप लोग का एग्जाम का जो भी सिलेबस रिलेटेड बात आएगा वो 4-5 महीने के बाद कुछ अपना क्लियर होगा। अगर मान लो ये हट गया पोर्शन तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली इग्नोर। लेकिन अगर आ रहा है ये पोर्शन तो उसके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा ये पार्ट छोड़ता है, अच्छा बच्चा ये पार्ट छोड़ देता है, क्योंकि उसको ये सारी चीजें वेग लगती है। उसको लगता है ये क्या चल रहा है, क्या हो गया डैम्पिंग एंड ऑल। मैं तो यही कहूंगा कि इसको आप आराम से कीजिए। जहां याद करने का बात है वहां याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। मैं तुमको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं बट आई कांट गिव यू द प्रूफ, कि वो और ज्यादा सर दर्द बढ़ाएगा। चलो मान लेते हैं कि हम लोग प्रूफ निकाल भी दिए, तो दैट विल सिंपली इंक्रीज योर टास्क। उससे ये आसान और नहीं होगा। हमको समझ में आना चाहिए कि क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, और जो सॉल्यूशन है उसमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता है। जैसे डायरेक्ट पूछेगा एम्पलीट्यूड क्या है, ये पूरा टर्म ही हमारा एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश, डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ देगा। डैम्पिंग कांस्टेंट बी, तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स वो भी जानता है कि भाई इसका प्रूफ बच्चों को नहीं सिखाया जाता, तो प्रूफ तो नहीं पूछेगा, सिर्फ वैल्यू और रिजल्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो अभी तक तुम्हारे क्वेश्चंस बने हैं PYQs वगैरह या कहीं पर भी, तो तुम देखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला लिखा है वही पूछा जाएगा। इसलिए इसको छोड़ना बेवकूफी है। और जैसा मैंने कहा कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक पीरियोडिक फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स एफ नॉट कॉस ओमेगा टी और ओमेगा नॉट टी ऐसा लगा सकते हैं। तो जो फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का है। अगर हम फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन,
उसमें नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, ये हमारा हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। ये एक पीरियडिक फोर्स है, एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स। अब इसको तुम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। दैट मीन्स m times d2x upon dt square plus b dx by dt plus kx plus f naught cos omega t, and that is equals to 0. अब ये एक कंप्लीट फोर्स्ड वाइब्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, सिंपली यही तक याद कर लो, बहुत माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा। ओमेगा नॉट आप लोग को डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन ये पढ़ाया गया था। मल्हार आप लोग को कराया था? हाँ सर, और इसके कुछ ग्राफ भी बताते हैं, मतलब वो ओमेगा ज्यादा होगा बी बाय एम से, वो उसके बारे में। ओमेगा और बी बाई एम, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, ये सारे कंडीशंस। हाँ सर, वो समझा नहीं था, वो पूछना था सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैं पहली बार देखो, पहली बार तो ये डाइजेस्ट ही नहीं होता बच्चों से, ये इतना सारा बात यही डाइजेस्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात है। इतना डाइजेस्ट कर लो, इसके बाद हम थोड़ा बहुत ये बता सकते हैं। ये जो कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं ये अंडर डैम्प्ड कंडीशन, क्रिटिकल डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड कंडीशन क्या होता है, कैसे वो कंडीशंस बनते हैं, और उस केस में ऑसिलेशन नहीं होता, सीधे बॉडी डायरेक्टली रुक जाता है, या ऑसिलेट करके जीरो हो रहा है। कायदे से हमारे सिलेबस में यही है, लेकिन दो और टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड। तो ये दोनों कंडीशन में एग्जैक्टली ग्राफ कैसा होता है, वो सारी बातें भी हैं, लेकिन पहले इतना कम से कम हो जाए। उसके बाद जैसे AITS में, नेक्स्ट AITS में ये चैप्टर आने वाला है, उसके पहले मैं एक बार और जो भी छोटा मोटा इसका रह गया है पार्ट, और जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो बता दूंगा। तो आज हम लोग यही तक रखेंगे, कल मॉर्निंग में भी आप लोग की क्लास है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, मैंने आपको बताया है। होपफुली सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। कितने लोगों ने तीनों पेपर अटेम्प्ट कर लिए हैं? मैंने 3 पेपर शेयर किए टोटल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 पेपर्स? नॉट अ सिंगल वन। सर मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा था। हाँ, तुमको कहाँ से होगा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो अलग ही अभी सिनेरियो चल रहा है। ये जिन बच्चों का AITS है संडे को, अगर वो भी नहीं सॉल्व कर रहे तो कैसे चलेगा? कल मॉर्निंग का क्लास अगर तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, वैसे भी तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा ही, और मैं PDF शेयर कर दूंगा। क्योंकि अगर तुमने पेपर नहीं दिया है तो डिस्कशन में बैठ के कोई मजा नहीं है, और जो बच्चे अभी तक पेपर नहीं सॉल्व किए हैं उनको डिस्कशन में बैठने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम इसलिए बैठ जाओगे क्योंकि दूसरा कोई सॉल्व करके आया होगा और उसका डाउट सुन लोगे तुम, उसे समझ तो आएगा नहीं कुछ। इसलिए अभी भी समय है, अगर चाहते हो कि कुछ हेल्दी डिस्कशन हो तो पेपर सॉल्व करो। 3 पेपर है, तीनों के आंसर की भी शेयर हो गए, एंड सुबह में एक हेल्दी डिस्कशन के लिए तैयार रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।